बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 9 नवंबर है और साल 2023 और आप जानते हैं कि 9 नवंबर का जो दिन है वो शायर मशरक़ और पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले शायर अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश का दिन है। तो वीडियो की जो ख़बरें हैं उन ख़बरों से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अगर आज के दिन अल्लामा इकबाल को ख़राज अक़ीदत पेश ना किया जाए तो मेरे ख़्याल से ज़्यादती होगी। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से, अपने कलाम से नौजवानों को शऊर दिया, आगाही दी और फिर पाकिस्तान का ख्वाब भी देखा और उस पाकिस्तान के ख्वाब को बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शर्मिंदा ताबीर किया। तो सबसे पहले हम डॉक्टर अल्लामा इकबाल को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं और अब हम अपनी ख़बरों से वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का जो सरप्राइज़ है, जो ख़बर है, उनकी डिटेल से वीडियो का आगाज़ करने से पहले एक बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब ने। तो सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की जो ख़बर है, जो उन्होंने साइलिन की आसानी के लिए एक कदम उठाया है, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करके फिर काजी फ़ाइज़ साहब का जो सरप्राइज़ है, जो एक गलत फ़हमी उनसे मंसूब की गई या जो अंदाज़े लगाए गए वो अंदाज़े कैसे गलत साबित हुए, फिर उस ख़बर की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, कल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब ने इंतज़ामी कमेटी की सरबराही की और उसमें ये फ़ैसला किया गया कि जो मियाँ वाली के लाहौर हाई कोर्ट में केसेस हैं, जो कि लाहौर प्रिंसिपल सीट पे लाहौर हाई कोर्ट में सुने जाते हैं, अब वो तमाम केसेस लाहौर हाई कोर्ट से रावलपिंडी जो बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, वहाँ पे मुंतकिल कर दिए गए हैं। इसी तरीके से जो ज़िला भक्कर के केसेस हैं, उन मुकदमात को मुल्तान हाई कोर्ट बेंच में मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये जो नाज़रीन इंतज़ामी साइट पे लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, इससे जो भक्कर और मियाँ वाली के जो साइलिन हैं, जिन्हें लाहौर पहुँचने के लिए, लाहौर हाई कोर्ट पहुँचने के लिए 6 साढ़े 6 घंटे की मुसाफ़त तय करना पड़ती थी, अब अगर भक्कर वाले हैं तो वो 2.5-3 घंटे में मुल्तान बेंच में जाके अपने केसेस की सुनवाई करवा सकते हैं, केसेस फ़ाइल कर सकते हैं। और इसी तरीके से जिन साइलिन का ताल्लुक़ मियाँ वाली से है, वो 1.5 से 2 घंटे में रावलपिंडी बेंच में आके अपने केसेस के हवाले से जो उनकी सुनवाई है उसको अटेंड कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इंतज़ामी साइट पे किया गया है। अब आ जाते हैं जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का जो सरप्राइज़ है, क्या अंदाज़े लगाए गए, क्या तवक्कुआत लगाई गई और वो अंदाज़े कैसे गलत साबित हुए। नाज़रीन, मामला ये है कि जब पनामा का स्कैंडल आया और सुप्रीम कोर्ट में उस पर पहले 3 रुकनी बेंच बना, फिर 5 रुकनी बेंच बना, वो 5 रुकनी बेंच टूट गया, फिर साकिब निसार साहब ने नया 5 रुकनी बेंच बनाया, जिसको साबिक चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, उस वक्त वो सीनियर प्यूनी जज थे, वो उसको हेड कर रहे थे। तो इस पनामा के स्कैंडल में जो बहुत सारे क्रिटिसाइज़ किया जाता है, बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं कि स्कैंडल तो पनामा का था, नवाज शरीफ का नाम भी नहीं था, 436 लोगों का नाम था, लेकिन नवाज शरीफ को सिंगल आउट किया गया और फिर सिंगल आउट करने के बाद जो मुल्की इदारे थे, जैसे नैब का इदारा है, उस पनामा के स्कैंडल में जो दरख्वास्तें इमरान खान लेके आए थे, शेख रशीद लेके आए थे, या जो जमात इस्लामी की दरख्वास्त थी, जमात इस्लामी की दरख्वास्त तो 436 लोगों के ख़िलाफ़ जिनका पनामा में स्कैंडल आया था, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की इस्तदा की गई थी। लेकिन 5 रुकनी बेंच ने सिर्फ नवाज शरीफ का केस सिंगल आउट करके सुना और फिर उसमें जो करप्शन के मुबैना इल्ज़ामात लगाए गए, उसकी इंक्वायरी जो है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है, वो मुल्की इदारों को देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा अख्तियार इस्तेमाल किया जो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था, ना कॉन्स्टिट्यूशन में था, ना किसी कानून में था। एक स्पेशल JIT बनाई गई, उस JIT में FIA के जो ऑफिसर थे वाजिद ज़िया, उनको हेड बनाया गया, ISI के लोग शामिल किए गए, IB अपना उसमें MI के लोग शामिल किए गए, स्टेट बैंक का नुमाइंदा था, ICCP का नुमाइंदा था और उस JIT ने तहकीकात की। तहकीकात करने के बाद फिर नवाज शरीफ को जो है वो पनामा से जब कुछ ना निकला तो फिर अकामा की बुनियाद पे नाहिल कर दिया गया, आर्टिकल 62(1) लगा दिया गया। तो लोग यही सवालात पूछ रहे थे
और बल्कि आपको याद होगा कि जो जमात इस्लामी की दरख्वास्त थी उसको तो साइड पे कर दिया गया था। फिर अभी पिछले दिनों जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने जमात इस्लामी की उस दरख्वास्त पे समाअत की थी और पूछा था, बल्कि कुछ सवालात पुट किए थे जमात इस्लामी के वकील को कि आप ये बताएं कि अगर GIT बना के इस मामले की तहकीकात करवानी है तो जो दीगर इदारे हैं, नैब का इदारा है, FIA का इदारा है, सूबों के एंटी करप्शन के इदारे हैं, SCCP का इदारा है, उन इदारों को क्या करना है? जब इदारे मौजूद हैं तो क्या इदारों को बाईपास करके अलग से किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए GIT बनाई जा सकती है? तो वो सवालात जो थे उसका जवाब तो जमात इस्लामी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया था, लेकिन ताहाल वो केस दोबारा से समाअत के लिए फ़िक्स ना हो सका। लेकिन अब नाज़रीन जो मामला है, जो काजी फ़ैसल साहब से तवक्कुआत लगाई गई, जो सवालात उठते रहे पनामा की प्रोसीडिंग पे, पनामा के दौरान जो GIT बनाई गई, उसी किस्म की तवक्कुआत जो है वो काजी फ़ैसल साहब से लगाई गई। किस मामले पे लगाई गई, ये भी कल जो सुप्रीम कोर्ट में जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के जो मालिक हैं मोइज़ खान, वो एक एप्लीकेशन लेके आए थे जिसमें उन्होंने वो तमाम रोयदाद बताई जो उनके साथ हुआ कि 12 मई 2017 को उन्होंने जो एप्लीकेशन लिखी, कहा कि ISI के एहलकार थे सफ़ेद कपड़ों में, रेंजर के एहलकार थे, मेरे घर में आए, मुझ समेत पाँच लोगों को जो है वो एबडक्ट कर लिया गया, इलीगल हिरासत में रखा गया और घर से कीमती जेवरात और जो कैश था, ह्यूज जो अमाउंट थी कैश की, वो भी उठा ली गई। तो उसमें अदालत से उन्होंने दरख्वास्त की कि फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ और जो साबिक 2 ब्रिगेडियर हैं ISI में जो थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। हमारे पास रेमेडी नहीं है, हमारे जो बुनियादी हकूक़ थे उनकी खिलाफ वर्जी की गई, तो हम इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। तो वो जब पटिशन कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हुई तो बहुत सारे दोस्तों ने अंदाज़ा लगाया कि इसमें काजी फ़ैसल साहब जो हैं अथर मिनल्ला साहब के साथ, अमीनुद्दीन खान साहब के साथ मिल के कोई फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो है वो ऑर्डर पास करेंगे, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात का हुक्म देंगे या वज़ारत दिफ़ा को नोटिस करके इस मामले पर जवाब मांगा जाएगा। लेकिन वो तमाम अंदाज़े, तमाम तवक्कुआत जो थी वो गलत साबित हुई, तमाम अंदाज़े गलत निकले और काजी फ़ैसल साहब ने सिंपली जो इसमें एक कानून और आइन के मुताबिक रास्ता बनता था, वो दरख्वास्त गुज़ारों से कहा कि आप ऐसा करें, आपके पास रेमेडी मौजूद है, आप वज़ारत दिफ़ा के पास चले जाएँ। तो दरख्वास्त को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया इस ऑब्जर्वेशन के साथ। तो बहुत सारे दोस्तों की जानिब से क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया गया काजी फ़ैसल साहब को कि लगता ऐसा है कि जो तवक्कुआत काजी फ़ैसल साहब से लगाई गई थी कि वो आएंगे और जो मुक़द्दस गायें उनका एहतसाब होगा, जो नो गो एरियाज़ हैं जहाँ पे इदारे नहीं जाते, बास पुरस नहीं करते, उन नो गो एरियाज़ के जो मुक़द्दस गायें हैं उनका एहतसाब नहीं होता, तो काजी फ़ैसल साहब ये करेंगे। तो ये उनकी तवक्कुआत थी। अब अगर आप देखें कि जो एक्सपेक्टेशन लगाई गई इस पटिशन को लेकर जो कोई फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ थी, अगर उस तवक्कुआत के मुताबिक काजी फ़ैसल साहब चलते और कोई कमीशन बनाने का हुक्म दे देते या वज़ारत दिफ़ा को नोटिस कर देते, वज़ारत दिफ़ा को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट हुक्म देते कि आप इस मामले की तहकीकात करें, कोर्ट मार्शल करें फैज़ हमीद का और जो 2 साबिक ब्रिगेडियर हैं ISI के, तो फिर माजी की जो सुप्रीम कोर्ट है जिसने पनामा का फ़ैसला सुनाया था, फिर उसमें और इसमें क्या फ़र्क रह जाता। और मेरे ख़्याल से ये जो तनकीद करने वाले हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, दानिश्वर हैं या सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो ये तनकीद करते हुए काजी फ़ैसल साहब को टारगेट करते हुए ये भूल जाते हैं कि जो इलेक्शन का मुकदमा था, अभी चंद रोज़ पहले जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत की मुलाकात भी करवाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ फैसिलिटेशन का किरदार अदा किया। तो उस केस की समाअत के दौरान काजी फ़ैसल साहब ने, अथर मिनल्ला साहब ने यह वाज़ेह तौर पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी के जो अख्तियारात हैं उसमें मुदाखलत नहीं करेगी। ये नहीं होगा अगर किसी इदारे ने अपना काम नहीं किया तो वो काम सुप्रीम कोर्ट करने लगेगी, जो कि माजी में होता रहा। सुप्रीम कोर्ट ये ज़रूर करेगी कि इस नोयत के जो केसेस हैं जहाँ पर इदारे अपना काम नहीं कर रहे, अपने ज़िम्मेदारी से रूगर्दानी कर रहे हैं, तो उनको बुला के कहा जाएगा कि वो अपना काम करें। तो कल के केस की समाअत के बाद और फैसले के बाद जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि काजी फ़ैसल साहब से जो तवक्कुआत थी, मुक़द्दस लोगों का एहतसाब होगा, नो गो एरियाज़ में के जो लोग हैं वो जो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं उनसे पूछा जाएगा, बासपुरस होगी, उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, तो उनके अंदाज़े इसलिए गलत साबित हुए कि काजी फ़ैसल साहब ने ये वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि हम वो काम नहीं करेंगे जो आइन हमें अख्तियार नहीं देता, जो कानून हमें अख्तियार नहीं देता, इदारों से उनका काम करवाएंगे। तो मोइज़ खान टॉप सिटी के जो मालिक थे, वो जो एप्लीकेशन लेके आए थे, उस पर आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला किया गया। उस पर कोई रोने धोने वाली या शोर शराबे वाली
या किसी को टारगेट करने वाली बात बनती नहीं। अब इसमें आप देखेंगे कल का जो फैसला है, अगर मुइज़ खान वजारत दिफा में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की कल की ऑब्जर्वेशन के बाद, वजारत दिफा से अगर उनको रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि एक बड़ी अच्छी उनको रेमेडी मिल गई है मुइज़ खान को, टॉप सिटी के मालिक को, कि अगर वजारत दिफा उनकी एप्लीकेशन पे जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया है, जिन पे उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर ये होगा कि वजारत दिफा का वो जो उनकी दरख्वास्त मुस्तरद करने का जो ऑर्डर होगा रिटन में होगा, वो लेके वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर उनको रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर ज़ाब्ते के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त आइन और कानून के मुताबिक उस मामले का जायज़ा ले सकती है। तो ये असल सूरत हाल है। जो लोग कुछ तवक्कुआत काजी फैसल साहब से लगा के बैठे थे कि माजी के जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) का अख्तियार इस्तेमाल करते हुए एग्जेक्टिव की डोमेन में चली जाती थी, काजी फैसल साहब ने ये पहले दिन भी वाज़ेह कर दिया था इंतखाबात केस की समाअत करते हुए, एक मरतबा फिर उस बात को उन्होंने वाज़ेह कर दिया था। और अब तक के जो उन्होंने इक़दामात या जो फ़ैसले उठाए हैं उससे यही चीज़ें सामने आई हैं कि वो काम करेंगे जो उनका हल्फ इजाज़त देता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है, या कानून इजाज़त देता है, या सुप्रीम कोर्ट के रूल्स इजाज़त देते हैं। इसके अलावा इससे हट के सुप्रीम कोर्ट कोई गैर आइनी काम नहीं करेगी। अब आप देखेंगे कि कल की समाअत में जो इसी केस में जो HR सेल था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो जज साहबान चैम्बर में बैठ के अहकामात जारी करते रहे, दलाइल सुनते रहे चैम्बर में बैठ के, उन तमाम अहकामात को गैर कानूनी गैर आइनी करार दे दिया गया है। तो यही सुप्रीम कोर्ट सब चाहते थे। अगर वही सुप्रीम कोर्ट आकी है जो आइन और कानून के मुताबिक चल रही है, तो मेरे ख्याल से उसके बाद फिर क्रिटिसाइज़ करने का कोई जवाब बाकी नहीं रहता। इसके अलावा नाजरीन, सुप्रीम ओहदेदार का एक बयान सामने आया है, और ये सुप्रीम ओहदेदार हमारी मुसल्लह जो अफवाज हैं, तीनों जो अफवाज हैं, बरी है, नेवी है और एयरफोर्स है, फ़िज़ाइया है, उनके सरबराह हैं सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब। और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को जो स्टेटमेंट है, जो माजी के उनके जो इक़दामात हैं, जो फ़ैसले हैं, उससे हट के नहीं था। आप ये देखें कि जब इमरान खान साहब थे तो बड़ी तसल्ली के साथ, बड़े सुकून के साथ आरिफ अलवी साहब बैठे रहे, और जब इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा से हटाए गए तो आरिफ अलवी साहब ने अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बजाय जो नए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए शहबाज शरीफ साहब से, उनसे हलफ लेने से इनकार कर दिया, और बाद में वो ऐसी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहे। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फ़ैसले भी आए कि जो उन्होंने रूलिंग दी, जो कौमी असम्बली को तहलील किया, वो भी गैर आइनी इक़दाम था। और फिर जो इलेक्शन की तारीख नहीं दी, आइनी अख्तियार था, सदर साहब ने आइनी अख्तियार को एक्सरसाइज नहीं किया। और फिर जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, हमने ये भी देखा कि सदर साहब जो हैं वो उस वक्त की इत्तेहादी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए जनरल बाजवा के साथ इमरान खान की मुलाकातों का बंदोबस्त भी करवाते रहे, जो कि उनके डोमेन में नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, कानून में नहीं था। तो कारकुन तो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और गाहे बगाहे वो साबित भी करते रहते हैं। और अभी जो हालिया सदर साहब का इंटरव्यू था, उसमें भी उन्होंने कहा कि उनके जो लीडर हैं वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हैं। तो एक मरतबा फिर उन्होंने अपने लीडर को खुश करने के लिए सदर आरिफ अलवी साहब ने कल एक ख़त लिखा निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब को, जिसमें कहा गया कि PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अब जो सदर का नाज़िम मनसब होता है वो तो उसके न्यूट्रल होने का तकाजा करता है, लेकिन सदर साहब को हमने भी नोट किया, आपने भी नोट किया कि सदर साहब उस मनसब को की जो रिक्वायरमेंट उसको पूरा नहीं कर रहे। ये ख़त लिखना था, सदर साहब ज़रूर लिखते, लेकिन सिर्फ PTI के हवाले से नहीं लिखते, तमाम सियासी जमातों का जिक्र करते, किसी एक सियासी जमात का, बल्कि किसी सियासी जमात का जिक्र नहीं करते, बल्कि ये कहते कि तमाम सियासी जमातों को, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो शिकायत है वो सिर्फ PTI की तो नहीं, PTI की जेन्युइन शिकायत हो सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी की भी है, MQM भी कह रही है, और सियासी जमातें भी कह रही हैं, कहीं ना कहीं नून लीग भी कह रही है। तो तमाम सियासी जमातों के हवाले से लेटर लिखते, और फिर काकड़ साहब को ख़त लिखने का क्या जवाब बनता था? ख़त लिखना था, इलेक्शन अगर साफ शफाफ यकीनी बनाना है, लेवल प्लेइंग फील्ड अगर यकीनी बनानी है, तो वो आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ने यकीनी बनानी है, तो ये ख़त इलेक्शन कमीशन को लिखा जाता। तो पता नहीं सदर साहब क्यों इस किस्म के ख़त लेके, एक तो अपने आप को पहले भी एक्सपोज हो चुके हैं, मज़ीद एक्सपोज करते हैं, फिर जो मुतलका जो इदारा है वहाँ पे लिखने के बजाय ऐसे शख्स को लिखते हैं जिसने इलेक्शन कमीशन को, ऐसे मतलब मनसब को, ऐसे अहदेदार को लिखते हैं जिसने सपोर्ट करना है उस इदारे को, जिसने इंतखाबात को साफ शफाफ यकीनी बनाना है। तो ये बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को लिखा जाता, और किसी एक सियासी जमात के लिए नहीं, तमाम सियासी जमातों के लिए लिखा जाता, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुनासिब होता। इसके अलावा नाज़रीन, एक और जो ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी है पकड़ धकड़ और क्रैकडाउन के हवाले से। नाज़रीन, शाकिर महमूद अवान साहब हैं, साफ़ी हैं, इन्होंने 7 नवंबर को 2 ट्वीट किए पकड़ धकड़ और क्रैकडाउन के हवाले से। पहला इन्होंने ट्वीट किया
कि 219 जो PTI के मुतरक कारकुनान हैं उनकी फ़हरिस्तें तैयार कर ली गई हैं, और ये वो लोग हैं, PTI के वो कारकुनान हैं जिन्होंने अभी तक 9 मई के वाक़े से ख़ुद को लाताल्लुक़ का इजहार नहीं किया। ये ट्वीट करने के बाद इन्होंने शाकिर अवान साहब ने डिलीट कर दिया। फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया कि जैसे ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ है 8 फरवरी का, PTI के कारकुनान के लिए सख्तियाँ बढ़ गई हैं। पहले इन्होंने ट्वीट में कहा कि 219 लोगों की फ़हरिस्त तैयार हुई है, दूसरी ट्वीट में कहा कि 1000 लोगों की फ़हरिस्तें कारकुनान की तैयार कर ली गई हैं और पंजाब पुलिस की जानिब से, लाहौर पुलिस की जानिब से उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो ये शाकिर महमूद अवान साहब ने, जो कि सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से ख़बर दी गई। इसके अलावा नाज़रीन एक और स्टेटमेंट आया है। कल जो वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब का हमने जिक्र किया, तो काकड़ साहब ने कल एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं जिसमें TTP इन्वॉल्व होती है, तो अफ़गान हुकूमत को मुखातिब करके काकड़ साहब ने कहा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने, कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो पाकिस्तान को मुंतखब कर ले या फिर TTP को मुंतखब कर ले। तो इस स्टेटमेंट पे फिर जो तर्जमान है अफ़गानिस्तान हुकूमत के, उनका स्टेटमेंट आया जिसमें ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने कहा है कि किसी को पाकिस्तान की जो सरज़मीन है वो इस्तेमाल करने नहीं देंगे, किसी को इजाज़त नहीं होगी कि अफ़गानिस्तान की जो सॉइल है, जो ज़मीन है, उसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो बड़ा अच्छा बयान है अफ़गानिस्तान के हुकूमत के तर्जुमान का, लेकिन ये सिर्फ बयानात नहीं होने चाहिए, अफ़गान हुकूमत की जानिब से इस हवाले से अमली जो इक़दामात हैं वो भी नज़र आने चाहिए। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा।